students, myself Rubina Chaudhary, and as you know students, we have already started chemical thermodynamics. So in today's lecture we are going to discuss what is spontaneous process, what is energy, what is relationship between energy and spontaneity, and what is the term which is known as a entropy. So today we are going to discuss those three topics. Student, firstly we are going to focus on spontaneous process. What is called as spontaneous process? Any process that take place on its own without any external influence is known as a spontaneous process. What does it mean? नेचर में कोई भी ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता है, जिसे कराना नहीं पड़ता है, हमें एनर्जी दे के उसे कराना नहीं पड़ता, हमें कोई फोर्स दे के उसे कराना नहीं पड़ता है, ऐसे प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर आप एक वार्म कप ऑफ टी को लाके रख देते हो, मतलब अगर मेरे पास एक हॉट बॉडी है, ओके, तो वो हॉट बॉडी थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, अपने आप को ठंडा कर लेगी, एनर्जी फ्लो होने लगेगी हॉट बॉडी से टूवर्ड्स दी कोल्ड बॉडी. राइट स्टूडेंट, और ये कब तक होता है? अगर आपने एक चाय का कप लाके रखा है जो गर्म है, तो आप ये देखोगे कि 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या 5 मिनट बाद उसका जो चाय के कप का टेम्परेचर है और आपके जो रूम का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. ये आपको चाय के कप को ठंडा नहीं करना पड़ा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया स्टूडेंट, कूल डाउन हो गया. तो ऐसे प्रोसेस जो नेचर में खुद ब खुद होते हैं, जिन्हें करवाना नहीं पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं. जैसे कि जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो जब आप बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वहाँ पे एनर्जी लगती है, बट एट अ सेम टाइम बॉल अपने आप ऊपर से कहाँ पे आता है, नीचे की तरफ आता है. तो पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि हॉट से चीज़ें जा रही हैं किसकी तरफ, कोल्ड की तरफ. सेकेंड केस में हमने देखा ऊंचाई से ऊपर से चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कहाँ पे आ जाती हैं, नीचे की तरफ आ जाती हैं, हायर टू लोअर. ओके, इस तरह से हमने कुछ टर्म्स देखे हैं. बिल्कुल उसी तरह से अगर पानी ऊपर स्टोर है और उसको, तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा, बट अगर नीचे है पानी तो आपको उसको ऊपर की तरफ भेजना पड़ता है बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ मोटर पंप और वॉट एवर यू सी. झरने का पानी भी अगर आप देखोगे बच्चों, तो वो ऊपर से पहाड़ से खुद ब खुद नीचे की तरफ आता है, हम उसमें कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं. बट यहीं पे मैं बोलूँ कि एक ठंडी कप रखी हुई है चाय की, क्या वो खुद ब खुद गर्म होगी, नहीं गर्म होगी. क्या बॉल ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नीचे से ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा. क्या झरने का पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा सकता है, नहीं जा सकता है. तो ऐसे प्रोसेसेस जो खुद नहीं होते हैं, जिनको करवाना पड़ता है एनर्जी दे के, फोर्स दे के, उसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं. स्टूडेंट, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की. तो हमारे पास जो डेफिनेशन है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, एनी प्रोसेस दैट टेक प्लेस on its own without any external influence is known as a spontaneous process. कोई भी ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद हो जाए, जिसे कराना नहीं पड़े एक्स्ट्रा एनर्जी देके, उसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं. हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में कन्वर्ट हो जाना, ऊपर से चीज़ें हाई पोजीशन से नीचे आ जाना, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे आना, दिस ऑल आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. अब कुछ चीज़ें हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के टर्म्स में, लेट अस सी वन बाय वन. तो सबसे पहला जो पॉइंट है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, वी कैन राइट डाउन, इट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, अपने आप होता है, विदाउट
एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, बाहर की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, ये खुद ब खुद हो जाता है। वी डोंट नीड एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ना हमें उसको फोर्स देना पड़ता है, ना ही हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है। दूसरी स्टूडेंट बात ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कि ये यूनी डायरेक्शनल होता है, हायर टू लोअर होता है। बट इफ़ यू वांट कि लोअर टू हायर भी हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, एक तरफा होता है। बॉल ऊपर से नीचे तो आ सकती है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकती। तो सेकेंड पॉइंट जो है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, इट ऑलवेज टेक प्लेस इन अ सिंगल डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का है, इट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एंड दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो। जैसे कि आप देखते हो कोई भी गर्म चीज़ अगर आप रख दो, जैसे कि गर्म खाना हो गया या कुछ भी, तो वो थोड़ी देर में क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है। मतलब उस खाने के अंदर की जो एनर्जी था, जो हीट था, वो तुम्हारा खाना सिस्टम था तो किस में चला गया बच्चा, सराउंडिंग में चला गया। अब तुम चाहो कि 10 मिनट में खाना ठंडा हो गया, वैसे ही रखे रखे, तो अब अगले 10 मिनट में वो दोबारा से गर्म भी हो जाए तो गर्म होगा क्या बच्चों, नहीं होगा। तो ये हमेशा एक तरफा होता है, एनर्जी हमेशा हाई से कहाँ पे फ्लो करती है, लो की तरफ फ्लो करती है। ये सेकेंड पॉइंट बोलता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब रिएक्शन के स्पीड की बात करें, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समटाइम इट कैन बी वेरी स्लो और समटाइम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी वेरी फास्ट। हम डिसाइड एक्चुअली नहीं बोल सकते कि ये फास्ट है कि ये स्लो है, ये दोनों टर्म्स में होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी राइट डाउन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी रैपिड, मतलब बहुत जल्दी भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है, बहुत स्लो भी हो सकता है, डिपेंड करता है। जैसे ऊपर से नीचे आना, दैट इज़ अ वेरी रैपिड प्रोसेस, लेकिन एट अ सेम टाइम अगर कोई चीज़ बहुत गर्म है तो उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। कुछ ऐसे भी रिएक्शंस है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, एंड ऑल दोस। अब स्टूडेंट मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अगर आपने एक वार्म कप ऑफ टी रखा है तो वो 10 मिनट में, 5 मिनट में आपके रूम टेम्परेचर के बराबर हो गया उसका टेम्परेचर। अब क्या तुम और उसको 10 मिनट के लिए रख दोगे, मतलब पहले मैंने उसका टेम्परेचर 50 था, अब रिड्यूस होके वो रूम टेम्परेचर पे आ गया 32 डिग्री सेल्सियस पे। अब तुम सोचोगे कि और 10 मिनट रख दूँ तो ये 16 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ऐसा क्या पॉसिबल है? और फिर और 10 मिनट में वो फ्रीज होके बर्फ़ बन जाए बाहर ही? नहीं होता है ना बच्चों। तो ये कब तक होता है? जब तक तुम्हारे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन ना मेंटेन हो जाए, मतलब तुम्हारी हॉट बॉडी और तुम्हारे कोल्ड बॉडी के बीच में एक इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन हो जाए, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, तब तक ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो होता है। अब जैसे ही रूम का टेम्परेचर और तुम्हारे चाय का टेम्परेचर दोनों 32 हो गया, अब इसके बाद तो टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जो तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है, कंटिन्यू, कब तक कंटिन्यू होता है? कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता है तब तक ये प्रोसेस जो है बच्चों वो कंटिन्यू होता है। जैसे ही पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया, अब इसके बाद ना ही वो ठंडा होगा और ना ही वो गर्म होगा, रूम टेम्परेचर पे वो वैसे का वैसे ही बच्चों रुक जाएगा। दैट इज नोन एज अ कंटिन्यू टू इक्विलिब्रियम। अभी देखो स्टूडेंट, जब तुम इसको एनालाइज करोगे ना, वी विल राइट डाउन आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। देखो बेटा, पहली चीज तुमने क्या बोली? पहली चीज तुमने बोली कोई भी चीज हायर टेम्परेचर से लोअर पे हो रही है। अगर किसी के पास 1000 किलो जूल की एनर्जी है तो वो 1000 किलो जूल की एनर्जी से 900 किलो जूल या कुछ ऐसे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये केस क्या बोलता है? एनर्जी जो है ना बेटा, हाई टेम्परेचर से
हाई से किधर जा रही है, लो की तरफ जा रही है। मतलब अब ये एक सिस्टम है तो इसने अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया। इसके अंदर जो लॉस हुआ है वो कितने का हो गया, -100 किलो जूल का। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। राइट स्टूडेंट। तो अगर हम स्पॉन्टेनिटी पे बात करें तो जितना भी तुम प्रोसेस देखोगे ना, तुमको ये पता चलेगा कि नेचर में जितने भी रिएक्शंस होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होंगे। एज फार एज हमने जो अब तक स्पॉन्टेनिटी का टॉपिक पढ़ा है उसके हिसाब से जितने भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगे वो सारे के सारे एक्सोथर्मिक होंगे, क्योंकि एनर्जी उनमें से रिलीज हो रही है, हाई से लो की तरफ जा रहा है। राइट स्टूडेंट, दिस इज अ फर्स्ट प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑलवेज टेकिंग प्लेस बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। Spontaneous process always take place by release of energy। एनर्जी को रिलीज करके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, ये तुमको एक सिंपल टर्म्स में बता दिया गया। मतलब दे आर टेलिंग कि जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो सारे के सारे नॉन स्पॉन्टेनियस है, और जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो सब के सब स्पॉन्टेनियस है। यहाँ तक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। बट क्या एनर्जी को डिफाइन करने के लिए स्पॉन्टेनिटी या ये एक फैक्टर ही सिर्फ पॉसिबल है? नहीं स्टूडेंट, लेट अस सी व्हाट डज इट मैटर। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि या तुम्हारे माइंड में भी एक क्वेश्चन आया होगा, वी ऑल हैव सीन अ क्यूब ऑफ अ आइस। राइट स्टूडेंट, ये मेरे पास एक आइस क्यूब है जिसका टेम्परेचर कैसा है बेटा, लो है। इसका टेम्परेचर लो है। ओके, अब जैसे ही तुमने इस पीस ऑफ अ आइस को बाहर लाके रख दिया तो ये जो है ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। योर आइस गॉट कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो स्टूडेंट, आइस का टेम्परेचर लो था लेकिन वाटर का टेम्परेचर कैसा है, हाई है बच्चों। तो इस केस में अगर देखूं तो एनर्जी तो लो से हाई की तरफ फ्लो कर रहा है। राइट, एनर्जी हाई से लो की तरफ जाना चाहिए, बट कहाँ से कहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो फ्रॉम लो टू हाई। तो ऐसे प्रोसेसेस भी नेचर में होते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होगा बेटा, ये जो प्रोसेस है डेल्टा H नॉट या डेल्टा H, ये एंडोथर्मिक है। मतलब ये एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। एंडोथर्मिक है लेकिन फिर भी स्पॉन्टेनियस है। दिस आइस टू वाटर is endothermic process. Ice to water is endothermic process, but it is still spontaneous process. लेकिन spontaneous process के हिसाब से तो क्या होना चाहिए, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी हाई से लो की तरफ जाती है उसी को spontaneous बोलते हैं। अब एक और रिएक्शन अगर हम लोग देखें, अगर मैं NaCl ले लूँ और उसको मैं वाटर में ऐड कर दूं, मतलब मैंने NaCl का एक्वस सोल्यूशन ले लिया, तो मुझे मिल जाएगा Na का आयन, दैट इज सोडियम आयन, और उसके साथ साथ क्लोरीन आयन। ये वाटर के साथ और वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मुझे यहाँ पे NaOH मिल जाएगा, वो HCl मिल जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग विच वी आर नॉट बॉदरिंग फॉर नाउ स्टूडेंट, जब हम ये पूरा प्रोसेस करते हैं ना, व्हेनेवर वी डू दिस प्रोसेस, तो यहाँ पे प्लस 3.9 किलो जूल की एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब की जा रही है। तो इस प्रोसेस में भी अगर तुम देखोगे ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब ये एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है लेकिन फिर भी ये खुद ब खुद हो रहा है। तो स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए या किसी भी रिएक्शन का होना सिर्फ स्पॉन्टेनियस पे डिपेंड नहीं करता है, और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं केमिकल थर्मोडायनामिक में जो आपको और क्लियरिटी के साथ बताएंगे। वो आइस क्यों लो से हाई की तरफ जा रही है, या ये NaCl Na+ और Cl- में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए केमिकल थर्मोडायनामिक ने हमें एक नया टर्म दिया है, दैट इज नोन एज अ एंट्रोपी स्टूडेंट्स। अब एंट्रोपी के बारे में बात करने से पहले स्टूडेंट हम एक बार स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं।
व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? कोई भी ऐसा प्रोसेस जो नेचर में अपने आप होता है, जिसे किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके या एनर्जी अप्लाई करके करवाना नहीं पड़ता है, दैट इज नोन एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. Any process that take place on its own without any external influence of force or energy is known as a spontaneous process. Apart from that, student, they have told you spontaneous process is always unidirectional. That means flow of energy is always going to be from high towards the low. Apart from that, they have also told you that spontaneous process, it may be rapid or it can be slow. It depends on particular conditions. और लास्ट में बोलता है spontaneous process जो है वो कंटिन्यू होता है by the time जब तक पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता है. ये कुछ 4-5 पॉइंट्स थे जो आपने स्पॉन्टेनियस के टर्म्स में देखे. लेकिन एनर्जी और स्पॉन्टिनिटी, केमिकल रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो खुद ब खुद होगा, एंडोथर्मिक है तो कराना पड़ेगा. क्या ये कहना फेयर था? नहीं स्टूडेंट्स, उसका हमने केस देखा कि आइस जो है, अभी हमने क्या बोला कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एनी रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक, कोई भी ऐसा रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है इज स्पॉन्टेनियस, वो स्पॉन्टेनियस है. मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के हिसाब से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस खुद ब खुद होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को करवाना पड़ता है. लेकिन फिर आइस और वाटर का केस आया, हमने देखा आइस से वाटर का कन्वर्जन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन इसे भी ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब खुद ब खुद हो जाता है. देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. इसके अलावा हमने NaCl और वाटर को जब हम पानी में ऐड करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. ये पूरे प्रोसेस में भी हमने देखा है कि ये प्रोसेस है तो एंडोथर्मिक, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपने आप हो रहा है. तो स्पॉन्टेनिटी को रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये इस प्रोसेस से बताना कि एक्सोथर्मिक से होगा या एंडोथर्मिक से होगा, ये पॉसिबल नहीं था. तो ये आइस का कन्वर्जन वाटर में क्यों हो रहा है और Na+ और Cl में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए हमने एक नया टॉपिक दिया है केमिकल थर्मोडायनामिक में, एंड दैट इज नोन एज अ एंट्रोपी. ओके स्टूडेंट, तो अब हम देखने वाले हैं कि एंट्रोपी क्या होता है. एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनामिक ओरिएंटेड टर्म. एंट्रोपी में भी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखेंगे, बट वी विल सी change in entropy and let us see how. Okay, so students, entropy, which is represented by a letter S. एंट्रोपी जो है ये एक कैपिटल लेटर S से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनामिक ओरिएंटेड और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी. लेट अस सी एंट्रोपी है क्या. तो सबसे पहले हम इसको देखने के लिए ये देखते हैं, मेरे पास एक आइस क्यूब था विच इज इन सॉलिड स्टेट. ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आइस क्यूब था. ये जो मैंने रेड छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं, मैं ये मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड को दिखा रही हूँ. यहाँ पे मैं देखूंगी कि सारे के सारे सॉलिड, क्योंकि ये मेरा आइस है और ये सॉलिड स्टेट में है. सिंस इट इज इन सॉलिड स्टेट, देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में रेगुलर अरेंजमेंट है. अब यहीं पे आइस के बाद जब ये ऑटोमेटिकली कूल डाउन होके वाटर में कन्वर्ट होता है, तो मेरे जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस था, मतलब जो पहले बहुत क्लोज थे एक दूसरे से, अब वो थोड़े थोड़े क्या हो गए हैं स्टूडेंट्स, दूर हो गए हैं. My ice is now getting converted into water.
नाउ माई वाटर इज इन लिक्विड स्टेट स्टूडेंट, मेरा यहाँ पे जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है। अब वाटर जब लिक्विड स्टेट में है बच्चों, जो पहले रेगुलर अरेंजमेंट था, मतलब जो ऑर्डरली अरेंज थे, ऑर्डरली अरेंज्ड, अब उनका ऑर्डर कैसा हो गया है, डिसऑर्डर हो गया है, डिसऑर्डर। पहले एक मॉलिक्यूल के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, ऐसा हो रहा था। बट अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से डिसऑर्डर में हो गए, मतलब पहले रेगुलर अरेंजमेंट था, अब रैंडम अरेंजमेंट हो गया, रैंडम अरेंजमेंट। ओके, अब जब मेरा ये वाटर को मैं और ज़्यादा हीट करूँगी तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, या फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको हम क्या लिखेंगे, गैस लिख दिया। जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो मॉलिक्यूल्स जो है और दूर दूर हो जाएंगे, राइट बच्चों, मॉलिक्यूल्स जो है वो और दूर दूर हो जाएंगे। पहले रेगुलर अरेंजमेंट थी, फिर रैंडम अरेंजमेंट हो गई, पहले ऑर्डरली अरेंज थे, मतलब एक के नीचे एक, फिर डिसऑर्डर हो गया थोड़ा थोड़ा, और अब बच्चों क्या हो गया, नाउ दे आर हाईली डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड, मतलब अब इनका ऑर्डर बहुत ही खराब हो गया है, बहुत ही खराब हो गया, कुछ भी ऑर्डर में नहीं बचा है। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज अ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रेंडमनेस। लेट अस सी, एंट्रोपी को डिफाइन करने के लिए या एंट्रोपी को समझने के लिए तुम एक बहुत सिंपल टर्म का यूज कर सकते हो। एंट्रोपी इज अ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, डिसऑर्डर एंड randomness, randomness। okay, let us try to understand। मेरे पास एक सॉलिड स्टेट में चीज़ है, एक वाटर लिक्विड स्टेट में है और दूसरा गैसियस स्टेट में है। बच्चों अगर मैं पूछूं किसके मॉलिक्यूल्स के बीच में सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर होगा, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप यही बोलने वाले हो कि सबसे ज़्यादा जो डिसऑर्डर होगा वो गैस में होगा, फिर उससे कम किस में होगा, उससे कम लिक्विड में होगा, और फिर सबसे कम किस में होगा स्टूडेंट, सबसे कम डिसऑर्डर जो है वो तुम्हारे सॉलिड में होगा। जिसके अंदर जितना ज़्यादा एंट्रोपी होता है, जिसके अंदर जितना डिसऑर्डर होता है उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होती है। यहाँ पे अगर मैं तीनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम एंट्रोपी किसकी होगी, मैक्सिमम एंट्रोपी जो है वो गैस की होगी। फिर सेकेंड नंबर पे एंट्रोपी किसकी होगी, लिक्विड की होगी, और थर्ड नंबर पे जो एंट्रोपी होगी वो सॉलिड की होगी। जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। अब ये क्या है स्टूडेंट, व्हाट इज इट ट्राइंग टू टेल यू, लेट मी टेल यू। रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, इससे हम स्पॉन्टेनिटी नहीं बता सकते कि खुद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा आइस जो है वो स्पॉन्टेनियस है लेकिन वो एंडोथर्मिक भी है साथ साथ में, तो वो जो स्पॉन्टेनिटी का प्रोसेस था वो वैलिड नहीं था। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जो खुद ब खुद हो सकते हैं जिनको कराना ना पड़े। तो इसके लिए स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान दो, कोई भी चीज़ तब होती है जब वो फ्लो होती है, मतलब हर एक पार्टिकल अपने आप को फ्लो कराना चाहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब मैंने आइस को हीट किया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट होते ही उसके अंदर फ्लो करने की कैपेसिटी आ गई, और जब वो गैस में हुआ तो और उसके पास फ्रीडम आ गया फ्लो करने का। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस, अब देखो झरने का जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है ना, तो झरने को स्पेस मिल जाता है फैलने के लिए। तो जो तुम्हारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ना, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो प्रोसेस जिसमें फ्रीडम ऑफ फ्लो मिल जाए या फैलने की कैपेसिटी बढ़ जाए, वो प्रोसेस जो है वो खुद ब खुद होती है, दैट टेक प्लेस ऑन इट ओन। जैसे कि
जो तुम्हारा लिक्विड सॉलिड आइस था वो फ्लो नहीं हो पा रहा था, तो उसके अंदर डिसऑर्डर बढ़ा तो फ्लो करने की कैपेसिटी बढ़ गई, फिर और ज़्यादा डिसऑर्डर बढ़ा, गैस में कन्वर्ट हो गया तो और ज़्यादा उसकी क्या हो गई, कैपेसिटी बढ़ गई। अब तुमको बच्चों एंट्रोपी के ऊपर क्वेश्चंस जो भी आते, सबसे पहले तो ये समझना है जितना ज़्यादा डिसऑर्डर है उतनी ज़्यादा एंट्रोपी है। जैसे गैस के अंदर मैक्सिमम एंट्रोपी होगी और वहीं पे जो तुम्हारा सॉलिड है उसके अंदर मिनिमम एंट्रोपी होगी, मिनिमम एंट्रोपी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं। देखो पहले तुमको मैं बोल रही हूँ I2 तुम्हारा सॉलिड स्टेट में था, योर I2 वॉज इन सॉलिड स्टेट। आफ्टर रिएक्शन तुम्हारा I2 जो है वो एक्वस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो तुम्हारा डेल्टा एस क्या होगा बच्चों? तुम्हें डेल्टा एस जो है यहाँ पे ये तुमको इन द टर्म्स नहीं पढ़ना है कि नंबर्स में नहीं पढ़ना, सिर्फ ये समझ के चलो तुम्हारा डेल्टा एस पॉजिटिव कब होगा और डेल्टा एस नेगेटिव कब होगा। पहले ये सॉलिड में था मतलब ऑर्डर में था, भूल जाओ I2 है, F2 है, C2 है, फॉरगेट अबाउट दोस थिंग्स। सॉलिड में था मतलब ऑर्डर में था, किस में हो गया, डिसऑर्डर में हो गया, तो कम से ज़्यादा हो रहा है मतलब तुम्हारी एंट्रोपी क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। एट द सेम टाइम अगर मेरा I2 गैस में था और मैंने उस I2 को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं डिसऑर्डर से किसकी तरफ जा रही हूँ बच्चों, ऑर्डर की तरफ जा रही हूँ, और ऐसे केस में मेरा जो एंट्रोपी है वो नेगेटिव हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल, अगर मेरा I2 सॉलिड में है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, तो ऐसे केस में बेटा जो तुम्हारा डेल्टा एस होगा वो एकदम ऑर्डर से किधर चला गया, डिसऑर्डर में चला गया, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहीं पे कोई चीज़ अगर गैस से सॉलिड में हो रही है तो वो अपने फ्लो करने की कैपेसिटी को क्या कर रही है, लूज कर रही है, और इस समय पे तुम्हारा डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हारी एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, जब तुम्हारी एंट्रोपी पॉजिटिव होगी तो उस टाइम पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जब तुम्हारी एंट्रोपी पॉजिटिव होगी तो डिसऑर्डर बढ़ेगा, डिसऑर्डर बढ़ेगा दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके फ्लो होने की कैपेबिलिटी बढ़ सके। वी ऑल नीड फ्रीडम, राइट, कोई भी बंध के नहीं रहना चाहता है। बिल्कुल उसी तरह से ये जो तुम्हारे सॉलिड, लिक्विड और गैस है ना, ये भी बंध के रहना नहीं चाहते। तो जब इनको फ्लो करने की कैपेबिलिटी मिलती है ना बच्चों, तो ये खुद ब खुद होते। तो जब एंट्रोपी पॉजिटिव होती है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, जब तुम्हारा एंट्रोपी नेगेटिव हो जाता है तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और लास्ट में जब तुम्हारा एंट्रोपी जीरो होता है दैट मीन्स दैट प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस एंड दैट इज नोन एज अ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लेट अस सी स्टूडेंट हाउ। अगर तुम्हारा डेल्टा एस टोटल, टोटल मैं इसलिए लिख रही हूँ दैट मीन्स टोटल एंट्रोपी अगर तुम्हारी ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर तुम्हारी टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है ना बच्चा। और अगर तुम्हारी एंट्रोपी पॉजिटिव होगी तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, पहला पॉइंट। फिर तुम्हारे पास आ गया दूसरा पॉइंट, अगर तुम्हारा डेल्टा एस टोटल ज़ीरो से कम है, इट इज़ लेस देन ज़ीरो, दैट मीन्स योर वैल्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो जब तुम्हारा वैल्यू नेगेटिव आएगा तो इट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और लास्ट में जब तुम्हारा डेल्टा एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, कोई चेंज नहीं होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स क्या होता है। तुम सॉलिड से लिक्विड में अपने आप कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर तुम इसी लिक्विड को दोबारा से सॉलिड करना चाहते हो तो उस टाइम पे तुम्हें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी।
आइस से वाटर हो गया, वाटर से गैस हो जाएगा, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर एंट्रोपी नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो लेक्चर था, आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है वी हैव सीन व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो एनी प्रोसेस दैट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इज नोन एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। Then we have find a relationship between energy and spontaneity। फिर हमने ये देखा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, तो उसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए we have did entropy, what is entropy। So that's all for today student, and keep watching my lectures. Thank you students।